बिलियंस ऑफ नैनोबॉट्स फ्यूचर से आकर एक आदमी के बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिस पर वहीं से उसकी इनविंसिबल गॉडहुड वाली जर्नी शुरू होती है। वह कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वह डीमन कल्ट लीडर और एक मेड का इलेजिटिमेट बेटा है, उसे भी एयर बनने की क्वालिफिकेशन मिलती है। लेकिन क्योंकि वह मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं कर पाता, जिस पर बाकी एयर्स उसे रास्ते से हटाने के लिए डीमन सब्जुगेशन स्क्वाड को भेज देते हैं ताकि वे उसे असैसिनेट कर सकें। आगे सिचुएशन इतनी डेस्परेट बन जाती है कि फिर भी वह समहाउ उनमें से एक को मार देता है, जिसे देखकर बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर था। जिस पर बाकी एनिमीज और भी ज्यादा ब्रूटल तरीके से उसे टॉर्चर करने लगते हैं। और फिर जब वह ऑलमोस्ट क्रिटिकली इंजर्ड होकर मरने की हालत में होता है, तभी अचानक उसके ऊपर बैठे आदमी का अपर बॉडी अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है, जिस पर एक अजीब कपड़े पहने हुआ आदमी अचानक हवा में से अपीयर होता है और फिर वह बिना समय गंवाए एक ही पल में सारे एनिमीज को खत्म कर देता है। लेकिन लगता है कि वह ज्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकता। वह बड़े अफेक्शन से उसे एंसेस्टर कहकर बुलाता है, जिसके बाद वह उसके बॉडी में एक अननोन लिक्विड इंजेक्ट कर देता है। फिर वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि एंसेस्टर जरूर सक्सीड करें ताकि वह जो उसका डिसेंडेंट है वह भी फ्यूचर में इसका बेनिफिट ले सके। ये कहने के बाद उसका फिगर अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यह मार्शल आर्ट्स की दुनिया है, जहाँ कई सेक्स होते हैं, जिनमें कुछ राइचस सेक्स होते हैं जो जस्टिस को अपहोल्ड करते हैं, लेकिन वहीं कुछ हेरेटिकल ईविल सेक्स भी होते हैं और एक डीमन पाथ भी है जो डोमिनेशन को परस्यू करता है और सिर्फ पावरफुल स्ट्रेंथ की वर्शिप करता है। फिर अगले दिन वह अचानक बेड पर घबराकर जागता है। उसका पूरा बॉडी चिपचिपा होता है और उससे एक अजीब सी बैड स्मेल आ रही होती है। तभी उसके कान में एक वॉइस सुनाई देती है जो खुद को स्काई कोलैबोरेटर जनरेशन 7 नैनोबॉट बताती है। वह बताती है कि उसने उसके पूरे बॉडी को कंप्लीटली रिपेयर कर दिया है। यह सुनते ही अचानक उसके दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्लड होने लगती है, जिस पर उसे इतना अजीब महसूस होता है कि वह खुद को रोक नहीं पाता और उल्टी कर देता है। आगे उसे पता चलता है कि इस मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में उसके पूरे बॉडी के अंदर 648.24 मिलियन नैनोबॉट्स मौजूद हैं और उसके हाफ ब्रदर्स तो पहले से ही उसे मारना चाहते थे, जिस पर अब उसके बॉडी में मौजूद ये मिस्टीरियस नैनोबॉट्स उसे बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं लगते। इसी बीच उसका गार्ड एक डॉक्टर को लेकर वहां आ जाता है, जिसे देखकर वह तुरंत वीक होने का नाटक करते हुए फिर से बेड पर लेट जाता है। डॉक्टर आगे बढ़कर उसका पल्स चेक करता है, लेकिन रिजल्ट देखकर वह खुद ही शॉक हो जाता है। वह बताता है कि उसके बॉडी का सारा मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकल चुका है और उसके 8 एक्स्ट्रा नर्डिनरी मेरिडियंस की सर्कुलेशन भी एक्टिव हो गई है, जिस पर मेन कैरेक्टर कंफ्यूज होकर पूछता है कि इसका मतलब क्या है। डॉक्टर बताता है कि इसका मतलब है कि अब उसका बॉडी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने के लिए सबसे परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है। दरअसल नैनोबॉट्स ने उसके बॉडी की सारी इंप्यूरिटीज रिमूव कर दी हैं और उसके सिस्टम को आइडियल स्टेट में एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद हमें डीमन पाथ के बारे में बताया जाता है कि इसमें 6 मेजर सेक्स होते हैं और डीमन कल्ट लीडर इन हर सेक्ट की डॉटर्स से शादी करता है ताकि उनसे ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकें। इन ऑफस्प्रिंग को सक्सेसर कैंडिडेट्स माना जाता है और एक निश्चित उम्र में उन्हें डेमन पाथ एकेडमी में भेजा जाता है। यह डीमन पाथ एकेडमी हर 10 साल में एक बार खुलती है, जिसे डीमन कल्ट सक्सेसर बैटल भी कहा जाता है। डॉक्टर उसके बॉडी में कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं पाता, जिस पर वह सिर्फ विटैलिटी रेस्टोर करने के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। लेकिन बाहर जाते समय वह यह सोचकर हैरान रहता है कि किसी इंसान का बॉडी इतनी मिराक्युलस तरीके से कैसे बदल सकता है, क्योंकि जो लड़का पहले मार्शल आर्ट सीख ही नहीं सकता था, वह अब 6 मेजर सेक्ट्स के बाकी यंग मास्टर्स जितना केपेबल बन चुका है। जिस पर डॉक्टर को शक होता है कि शायद कल्ट लीडर सीक्रेटली उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद मेन कैरेक्टर अपने बॉडी पर लगी सारी गंदगी को धो देता है। फिर वह नैनोबॉट्स से पूछता है कि वे उसके बॉडी को किस लेवल तक रिस्टोर कर सकते हैं, जिस पर नानो बताता है कि स्टैब वुंड्स या एक्सटर्नल इंपैक्ट से हुए इंटरनल ऑर्गन डैमेज को तुरंत रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन अगर बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए या बॉडी पार्ट सेवर हो जाए तो उन्हें रिकवर होने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। हालांकि वह इन सब चीजों को पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन उसे लगता है कि इसे ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं है, जिस पर वह अपने हाथ पर खुद ही एक छोटा सा वूंड बना लेता है। फिर उसे अपने हाथ में एक हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है और देखते ही देखते वह वूंड एक ही पल में हील हो जाता है। नैनोबॉट्स की रिकंस्ट्रक्शन के कारण उसका बॉडी और भी रोबस्ट हो जाता है, जैसे उसने कई सालों की एक्सटर्नल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कर ली हो। लेकिन उसे नैनोबॉट नाम बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए वह इसे छोटा करके नानो नाम दे देता है। इसके बाद वह स्टडी रूम में जाता है ताकि नानो के बाकी फंक्शंस को यूज कर सके। वह नॉलेज की एक बुक निकालता है और उसे तेजी से पलटने लगता है। जैसे ही उसकी फिंगर्स पेजेस को फ्लिप करती हैं, नानो उस पूरी बुक को स्कैन कर लेता है।
फिर नानो पूछता है कि क्या वह ये डेटा यूजर के ब्रेन में ट्रांसफर कर दे। जैसे ही वह अग्री करता है, अचानक से उसके माइंड में एक मेमोरी अपीयर हो जाती है। अब वह उस बुक की पूरी नॉलेज को आगे पीछे दोनों तरह से परफेक्टली रिसाइट कर सकता है। और यह सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं है, बल्कि वह उस कंटेंट को सच में समझ भी लेता है। नानो तो ट्रांसफर करने से पहले बुक की एरर्स को भी ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है, जिस पर उसे एहसास होता है कि अब वह किसी भी चीज को बाकी लोगों से ज्यादा तेजी से मास्टर कर सकता है। क्योंकि 6 मेजर सेक्ट्स के बाकी एयर्स बचपन से ही अलग अलग मार्शल आर्ट्स सीखते आए हैं, लेकिन उनके कॉवेनेंट और सर्वेलेंस की वजह से वह अब तक सिर्फ डाओइस्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स ही सीख पाया था। लेकिन डीमन पाथ एकेडमी में दुनिया की सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट्स बुक्स मौजूद हैं, जिस पर वह कॉन्फिडेंट महसूस करता है कि इस एबिलिटी के साथ वह एकेडमी में किसी से भी तेजी से स्ट्रांग बन सकता है और सर्वाइव कर सकता है। इसी बीच डीमन सब्जुगेशन सेक्ट का चियान मुजियान यह खबर सुनता है कि वह अभी तक जिंदा है, जिस पर वह डिसाइड करता है कि एकेडमी में जाकर वह खुद ही उसे खत्म करेगा। अब आज एकेडमी में प्रवेश करने का दिन आ चुका है। मेन कैरेक्टर इतना नर्वस होता है कि वह पूरी रात सो ही नहीं पाता। वह सोच रहा होता है कि सीक्रेटली गार्ड जांग की शॉर्ट स्वॉर्ड टेक्निक सीख ले, ताकि जरूरत पड़ने पर सेल्फ डिफेंस कर सके। लेकिन उसकी मदर की डेथ से पहले उसने एक कन्वेंट बनाया था कि एकेडमी में एंटर करने से पहले वह मार्शल आर्ट्स नहीं सीखेगा। अगर वह सीक्रेटली मार्शल आर्ट्स सीखता है तो 6 सेक्ट्स जो उस पर नजर रखे हुए हैं वे इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी समय नानो उससे पूछता है कि क्या वह गार्डजंग के ट्रेनिंग मूवमेंट्स को स्कैन करना चाहता है। यह सुनकर वह हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या नानो सच में किसी और के मूवमेंट्स को स्कैन करके उन्हें उसके ब्रेन में ट्रांसफर कर सकता है। जिस पर नानो बताता है कि उसके प्रोग्राम में कई तरह के मार्शल आर्ट्स डेटा मौजूद हैं और वह उन्हें अभी भी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में किसी की टेक्निक चोरी करना एक बड़ा टेबू माना जाता है। लेकिन अब हेजिटेट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि दोपहर तक उसे अकेले एकेडमी में एंटर करना ही होगा। जिस पर वह नानो को गार्ड जंग के मूवमेंट्स स्कैन करने का ऑर्डर दे देता है। यह स्कैन प्रोसेस लगभग आधे घंटे तक चलता है और आखिरकार सभी मूवमेंट्स सक्सेसफुली स्कैन हो जाते हैं। इसके बाद नानो यूजर के ब्रेन में डेटा ट्रांसफर करना शुरू करता है, जिस पर वह अपने माइंड के अंदर एक अजीब सेंसेशन महसूस करता है और फिर उसे एहसास होता है कि उसने गार्ड जांग की शॉर्ट स्वॉर्ड टेक्निक सीधे अपने दिमाग में सीख ली है। फिर वह सोर्ड उठाकर एक थ्रस्ट करता है, जिस पर उसका मूवमेंट बिल्कुल गार्ड जंग जैसा ही होता है, जैसे उसने खुद 20 साल तक प्रैक्टिस की हो। जब वह इन स्कैन्ड मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करता है, उसी समय नानो उसके मसल फाइबर्स और मेरिडियंस का एनालिसिस करता है और फिर नानो उससे पूछता है कि क्या वह इन डेवलप्ड सब्सटेंसेस को उसके बॉडी के मसल्स में ट्रांसफर करना चाहता है। अचानक मेरे पूरे बॉडी में एक तेज दर्द दौड़ जाता है, जिस पर नानो समझाता है कि भले ही मेरा बॉडी सिमुलेशन के जरिए इन मूवमेंट से फेमिलियर हो चुका है, लेकिन उन्हें पूरी तरह एग्जीक्यूट करने के लिए डेवलप्ड सब्सटेंसेस को मसल्स में ट्रांसफर करना जरूरी है। यह ट्रांसफर प्रोसेस लगभग 1 घंटे का होगा और एकेडमी में एंटर करने से पहले यह पूरा हो सकता है। जिस पर मैं अग्री कर देता हूं, लेकिन अगले ही पल इतना भयानक दर्द शुरू होता है कि मुझे लगता है काश मैं मर ही जाऊं। जिस पर नानो एनेस्थीसिया मोड एक्टिवेट कर देता है और मैं तुरंत बेहोश हो जाता हूं। इसी बीच गार्ड जंग किचन में मेरे लिए खाना बना रहा होता है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे उसी के भरोसे छोड़ा था। फिर उसकी नजर जमीन पर पड़े उन फुटप्रिंट्स पर पड़ती है जो मैंने पहले शॉर्ट स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस करते समय छोड़ दिए थे। जिस पर वह सोचने लगता है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक ही उसे ट्रेनिंग करते देखा होगा, लेकिन सिर्फ नंगी आंखों से देखकर 2 साल में उसकी 20 साल की शॉर्ट स्वॉर्ड प्रैक्टिस के बराबर पहुंच जाना सच में हैरान करने वाली बात है। इसी बीच जब सब्सटेंस ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो जाता है, तब मैं धीरे धीरे होश में आता हूं। अब शॉर्ट स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस करने पर दर्द नहीं होना चाहिए। जिस पर मैं स्वॉर्ड उठाकर एक थ्रस्ट करके टेस्ट करता हूं। ये वही मूव होता है जो मैंने पहले किया था, लेकिन अब ये पहले से ज्यादा प्रिसाइज और पावरफुल लगता है। अभी जो मैंने परफॉर्म किया वह फर्स्ट फॉर्म था। अब मैं सेकेंड फॉर्म के फुटवर्क पैटर्न को ट्राई करता हूं। बिना इंटरनल एनर्जी कल्टिवेट किए भी जमीन पर इस तरह के फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, जिस पर मैं सोचता हूं कि अगर गार्जंग यह देख लेगा तो बात सीरियस हो जाएगी। इसी समय गार्जंग खाना लेकर कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर मैं जल्दी से टेबल को खिसकाकर उन फुटप्रिंट्स को कवर कर देता हूं। वह मेरे सामने खाना रखता है और ये सब मेरा फेवरेट फूड होता है। अभी अभी मेरे बॉडी ने बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की है, जिस पर मैं तुरंत खाना खाने लगता हूं और तेजी से सब डवोर कर जाता हूं। जैसे ही मैं खाना खत्म करता हूं, गार्जंग मुझसे पूछता है कि मैंने उसकी शॉर्ट स्वॉर्ड टेक्निक कब सीखी। यह सुनकर मैं एक पल के लिए घबरा जाता हूं। वह सामने टेबल की तरफ देखता है, जहां से फुटप्रिंट्स साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं। मैं हकलाने लगता हूं क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन इसके बजाय वह मुझे डांटने की जगह मेरी तारीफ करता है कि मैंने बहुत अच्छा किया है। वह कहता है कि वह मेरा सबऑर्डिनेट है और अगर 6 मेजर सेक्ट्स के साथ वह कवेनेंट ना होता तो वह मुझे बहुत पहले ही मार्शल आर्ट सिखा देता। इसके बाद वह शॉर्ट स्वॉर्ड टेक्निक का इंटरनल एनर्जी कल्टिवेशन मेथड निकालकर मुझे देता है। हालांकि वह मुझे इंटरनल कल्टिवेशन टेक्निक्स भी सिखाना चाहता है, लेकिन एकेडमी में उससे कहीं ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स मौजूद हैं। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार रोया है,
पहली बार जब मेरी माँ मरी थी और दूसरी बार अभी, जिस पर मैं अपने आप से कसम खाता हूँ कि अब कभी भी आंसू नहीं बहाऊंगा। अब मैं ना हेजिटेट करूंगा और ना ही किसी चीज से डरूंगा। भले ही मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक जगह है जिसे मैं अपना घर कह सकता हूँ। जल्द ही डीमन पास एकेडमी ऑफिशियली ओपन हो जाती है। डीमन कल्ट के सभी सेक्ट्स के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। तभी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वह कल्ट लीडर का लेफ्ट प्रोटेक्टर है, जिसका नाम किंग यमाली हुआयोंग है। वह नीचे खड़े लोगों को देखकर थोड़ा डिसअपॉइंटेड महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उनमें से ज्यादातर वीक हैं। हालांकि फ्रंट रो में खड़े लोग थोड़े इंप्रेसिव लगते हैं। ये वही लोग हैं जो 6 मेजर सेक्ट्स के यंग मास्टर्स हैं। उनके चेस्ट पर लगे नंबर प्लेट्स 1 से 6 तक उनके आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। लेकिन 7th यंग मास्टर यानी मैं वहां कहीं भी नजर नहीं आता। इसी समय मुझे बताया जाता है कि मेरी नेम प्लेट गायब है और जब तक वह मिल नहीं जाती मुझे यहीं वेट करना पड़ेगा। जिस पर मैं तुरंत समझ जाता हूं कि 6 मेजर सेक्ट्स में से किसी ने जरूर इसके साथ छेड़छाड़ की है। शायद वे लोग मेरे साथ एक ही रो में खड़ा होना नहीं चाहते, क्योंकि वे लोग हमेशा से मुझे मारना चाहते थे। लेकिन मैं उनके हर अटेम्प्ट से बचकर यहां तक पहुंच चुका हूं। अब मैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा और एक दिन उन्हें उनके किए की कीमत जरूर चुकवाऊंगा। आखिरकार जब मुझे मेरी नेम प्लेट मिल जाती है, तब तक मुझे सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा होना पड़ता है। आगे खड़े लोग आपस में फुसफुसा रहे होते हैं और मेरी तरफ उंगली से इशारा कर रहे होते हैं। मैं बिना सुने ही समझ जाता हूं कि वे मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैं उन्हें बोलने देता हूं। ऊपर खड़ा ली होमोंग मुझे आखिरी रो में खड़ा देखकर नोटिस करता है। उसे यह देखकर थोड़ा मजा आता है कि मुझे सबसे पीछे खड़ा कर दिया गया है। तबीयत अचानक एक हॉर्न बजता है जो कल्चर लीडर के अराइवल की अनाउंसमेंट करता है। इसके साथ ही कई पावरफुल फिगर्स वहां अपीयर होते हैं। इसी बीच ड्रंकन राइट प्रोटेक्टर मैड ब्लेड यपमंग लड़खड़ाते हुए आता है और सीधे लाई होंग से टकरा जाता है, जिस पर लाई होंग उसका मजाक उड़ाता है कि वह इतने शैबी कपड़ों में यहाँ कैसे आ गया। यपमंग एक जोर की डकार लेता है और उस रेड हेयर वाले आदमी को घूर कर देखता है। तब ग्रैंड प्रोटेक्टर अंडरवर्ल्ड किंग मारायोंग दोनों को चुप रहने का ऑर्डर देता है। इसके बाद कल्ट लीडर अपनी सीट पर आकर बैठता है। वह मार्शल वर्ल्ड के 5 ग्रेट मास्टर्स में से एक है। उसका नाम हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट लीडर जायू जोंग है। उसकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि वहां खड़े ज्यादातर लोग अपना सिर तक नहीं उठा पाते। उसकी इंटरनल एनर्जी इतनी प्रोफाउंड है कि उसकी आवाज बहुत हल्की होती है, लेकिन फिर भी वहां मौजूद हर इंसान तक साफ सुनाई देती है। वह एक छोटा सा एंट्रेंस स्पीच देता है और उसके खत्म होते ही पूरा वेन्यू जोरदार चीयर से गूंज उठता है। जब वह वहां से जाने लगता है, तब एक पल के लिए उसकी नजर मुझ पर पड़ती है, लेकिन बिना कुछ बोले वह तुरंत मुड़कर वहां से चला जाता है। हमारी यह पहली मुलाकात होती है और उसकी नजर इतनी ठंडी होती है कि मैं उसे साफ महसूस कर सकता हूँ। हालांकि यह सब मेरी एक्सपेक्टेशन के अंदर ही था। इसके बाद एकेडमी का फॉर्मल एंट्रेंस प्रोसेस ऑफिशियली शुरू होता है। एकेडमी का टर्म 4 साल का होता है और इसमें कुल 6 स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज के एडवांसमेंट एग्जाम को सिर्फ एक बार अटेम्प्ट किया जा सकता है। जो स्टूडेंट एग्जाम फेल कर देता है उसे उसी समय एलिमिनेट कर दिया जाता है। तभी सॉर्ड डीमन सेक्ट का नंबर 2 यंग मास्टर चांग एक सवाल पूछने के लिए खड़ा हो जाता है, जिस पर लिवा मोंग उसे डांटते हुए कहता है कि उसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। चांग हमेशा से एरोगेंट रहा है, इसलिए यह सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है। लेकिन लियो म्योंग उसे चेतावनी देता है कि एकेडमी में एंटर करते ही 6 मेजर सेक्ट्स और कल्ट मेंबर्स के सारे प्रिविलेजेस खत्म हो जाते हैं। क्या वह सक्सेसर बैटल शुरू होने से पहले ही एलिमिनेट होना चाहता है? यह सुनकर बाकी यंग मास्टर्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पर चांग मजबूर होकर सिर झुकाकर माफी मांगता है। लेकिन लाई हुआ मयोंग पहले से ही जानता होता है कि वह क्या पूछना चाहता था। वह बताता है कि जो लोग एग्जाम पास करके अगले स्टेज में एडवांस होते हैं, उन्हें 3 स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड डीमन ड्रैगन ऑब होता है। अगर कोई उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले तो उसे 20 साल की इंटरनल पावर मिल जाती है। इस समय मेरे पास बिल्कुल भी इंटरनल पावर नहीं है। अगर मैं एग्जाम पास कर पाया तो शायद थोड़े ही समय में अपनी इंटरनल पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। दूसरा रिवॉर्ड मार्शल आर्ट सीक्रेट मैनुअल्स होते हैं। हर बार जब कोई स्टेज एग्जाम पास करता है, तब सीक्रेट मैनुअल लाइब्रेरी का एक और फ्लोर ओपन हो जाता है और परफॉर्मेंस के बेसिस पर 6 मेजर सेक्ट्स की सीक्रेट टेक्निक्स या लाए हुआ मयोंग की यूनिक मार्शल आर्ट सीखने का मौका भी मिल सकता है। इंटरनल पावर के मुकाबले सीक्रेट मैनुअल्स हासिल करना ज्यादा अर्जेंट होता है। इसके बाद जो तीसरा रिवॉर्ड मिलता है वो रैंक्स और पोजीशंस होते हैं जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिले होते। यहाँ तक कि ये सक्सेसर कैंडिडेट्स भी किसी पोजीशन पर नहीं होते हैं। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ स्ट्रांग लोग वीक लोगों को प्रे की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ सर्वाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है लड़ते हुए ऊपर तक पहुंचना। फिर इसके बाद डॉर्मेटरीज और टीम्स असाइन करने के लिए फर्स्ट स्टेज एग्जाम शुरू होने वाला होता है।
यह सुनकर मैं पूरी तरह से डम फाउंडेड हो जाता हूँ। मैं सोचने लगता हूँ कि बिना कुछ सीखे हम सीधे फर्स्ट स्टेज एग्जाम में कैसे जा सकते हैं, जिस पर वहां बताया जाता है कि फर्स्ट स्टेज एग्जाम सिर्फ बेसिक एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। मतलब कम से कम तुम्हारे पास इंटरनल पावर तो होनी ही चाहिए। और जिन लोगों के पास बेसिक इंटरनल पावर भी नहीं होती, उन्हें कल्ट के सबसे लोएस्ट लेवल पर मीनियल टेस्ट्स के लिए भेज दिया जाता है। यह सुनकर मुझे अचानक सब समझ में आने लगता है। अब मुझे रियलाइज होता है कि 6 मेजर सेक्स की लेडीज ने मुझे इंटरनल पावर सीखने से मना क्यों किया था और मुझसे कसम क्यों खिलवाई थी, क्योंकि अगर मैं एग्जाम पास नहीं कर पाता तो कल्ट में मेरी स्टेटस सबसे लो हो जाएगी, जिस पर फिर वे लोग मुझे ओपनली मार भी सकते हैं। इसी बीच हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट की 5th एल्डर डीमन साउंड सेक्स की मास्टर हायांग सो यू वहां अपीयर होती है। वही इस फर्स्ट स्टेज एग्जाम की इंचार्ज होती है। जैसे ही वह सामने आती है, अगले ही मोमेंट वहां मौजूद सभी लोग नर्वस होकर अपने ईयर्स को कवर करने लगते हैं, जिस पर बताया जाता है कि अगर किसी के पास मिनिमम इंटरनल पावर है तो वह उसके म्यूजिक को लगभग 15 मिनट्स तक एंड्योर कर सकता है, और जो भी 15 मिनट्स के अंदर उस म्यूजिक से फेंट नहीं होता वही इस एग्जाम को पास कर देता है। ये सुनते ही हैंग सो यू अपने इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग्स को प्लग करना शुरू करती है, जिस पर उसकी शार्प और पियर्सिंग म्यूजिक तेजी से हर तरफ फैलने लगती है। हालांकि सब लोग अपने ईयर्स को कवर कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस म्यूजिक को साफ सुना जा सकता है, जिस पर मिडिल में खड़े कई अननोन सेक्स के लोग तुरंत कोलैप्स होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ 6 मेजर सेक्स के सक्सेसर कैंडिडेट्स और अपर टियर सेक्स के यंग मास्टर्स अभी भी ठीक से टिके हुए होते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने कई मिराकुलस एलिक्सर कंज्यूम किए होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पहले से ही काफी इंटरनल पावर मौजूद होती है। लेकिन इसके बाद ह्यांग सो यू अपने प्लेइंग की स्पीड और भी बढ़ा देती है, जिस पर अब वे लोग भी स्ट्रगल करने लगते हैं। यह देखकर हायांग सो यू खुद भी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिर यह क्या हो रहा है। इसी दौरान मैं भी हैरान होकर सोचता हूँ कि मैं अभी तक कोलैप्स क्यों नहीं हुआ हूँ। मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। इस समय मैदान में मौजूद लगभग आधे लोग ऑलरेडी जमीन पर गिर चुके होते हैं। तब मैंने नैनो को एक्सप्लेन किया कि उसने एक्सट्रीमली हाई और लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव डिटेक्ट किए हैं, जो मेरे बॉडी को सीरियसली हार्म कर सकते थे, जिसकी वजह से उसने इमरजेंसी डिफेंस मोड एक्टिवेट कर दिया है ताकि उन साउंड वेव्स को ब्लॉक किया जा सके। नैनो टेम्पररली मेरे बॉडी के साउंड सेंसिंग ऑर्गन्स को शट डाउन कर देता है ताकि एक्सटर्नल इंपैक्ट को कंप्लीटली ब्लॉक किया जा सके, और इसके बदले वह डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को मेरे ब्रेन तक ट्रांसमिट कर देता है। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर खड़ी हायांग सो यू मुझे ध्यान से स्टारे कर रही होती है। उसे देखकर मैं अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बलिंग करने लगता हूँ। वहीं दूसरी तरफ लाई हुआंग भी 5th एल्डर के एजिटेटेड प्लेइंग को नोटिस करता है। उसे पहले ही सुनने में आया था कि मेरे पास बिल्कुल भी इंटरनल पावर नहीं है, लेकिन अब जो वह देख रहा है उससे उसे लगने लगता है कि शायद यह बात सही नहीं है। एकेडमी का डायरेक्टर बनने के बाद यह पहली बार होता है जब वह इतना इंटरेस्टिंग फर्स्ट स्टेज एग्जाम देख रहा होता है। इस समय कई लोगों के ईयर्स से ब्लड भी निकलने लगता है, जिस पर शान मुजियान भी नोटिस करता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और तभी उसे अचानक पीछे खड़े मेरे बारे में याद आता है, जिस पर बाकी यंग मास्टर्स भी उसके फ्राइटेंड एक्सप्रेशन को देखकर पीछे मुड़ते हैं। और जैसे ही वे लोग पीछे देखते हैं, वे मुझे बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ देखते हैं। यह देखकर वे सब शॉक में पड़ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिस पर वे समझ नहीं पाते कि जिसके पास इंटरनल पावर ही नहीं है वह इतना अनहार्म्ड कैसे खड़ा है। जिस पर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आती है कि मेरे पास भी इंटरनल पावर है। मैं उनके फेसेस देखकर समझ जाता हूं कि वे लोग मुझसे एंग्री हो चुके हैं। तभी नानो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को एनालाइज करना शुरू कर देता है, और वह बताता है कि इस समय उनके फेशियल मसल्स ऐसे स्टेट्स में हैं जो अब्सर्डिटी, सरप्राइज, अनॉयंस और एंगर के समय दिखाई देते हैं। मैं सोचने लगता हूं कि अगर मैं ऐसे ही बिना किसी डैमेज के एग्जाम पास कर गया तो कोई भी मेरी बात पर बिलीव नहीं करेगा। यहां तक कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास इंटरनल पावर नहीं है तब भी कोई नहीं मानेगा। जिस पर मैं नानो से पूछता हूं कि क्या वह मुझे फोर्सफुली इंटरनल इंजरी दे सकता है। नानो बताता है कि टेक्निकली ये पॉसिबल है, लेकिन वह रिकमेंड नहीं करता कि मैं खुद अपने बॉडी को हार्म करूं। लेकिन मैं उसे कहता हूं कि कोई बात नहीं। मैं उसे ऑर्डर देता हूं कि परफॉर्मेंस के एंड होने से ठीक पहले मुझे इंटरनल इंजरीज दे दे और मुझे ब्लड वॉमिट करवाए। इस समय लगभग 15 मिनट पूरे होने वाले होते हैं, जिस पर ह्यांग सो यू अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि वह लो लाइफ इतना कामली कैसे टिके हुए है। उसका प्राइड उसे इस तरह परफॉर्मेंस खत्म करने की परमिशन नहीं देता, जिस पर वह सोचती है कि अब देखती हूं कि तुम मेरी हाफ पावर से इन्फ्यूज्ड परफॉर्मेंस को कैसे विथस्टैंड करते हो। फिर वह अपने म्यूजिक में अपनी हाफ पावर भी ऐड कर देती है, जिस पर इस लेवल की साउंड वेव्स बाकी लोगों के लिए कंप्लीटली अनबेरेबल हो जाती हैं। यह देखकर लाई हुआंग तुरंत ह्यांग सो यू को रोक देता है। तभी उसे भी रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया था, क्योंकि इस समय मेरे अलावा बाकी सभी लोग कोलैप्स हो चुके होते हैं। लाई हुआंग समझ जाता है कि अगर यह परफॉर्मेंस थोड़ी देर और चलती तो यहाँ मौजूद सभी लोग एलिमिनेट हो जाते। इस तरह कल्ट की 5th एल्डर ने एक बड़ा स्पेक्टिकल क्रिएट कर दिया होता, जिस पर ह्यांग सो यू इस पूरी सिचुएशन का ब्लेम मुझ पर डाल देती है। वह मुझे घूरते हुए सोचती है कि यह सब उस लो लाइफ की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी ने 6 मेजर सेक्स के कवेनेंट को वायलेट किया है और इंटरनल पावर सीख ली है। इसी मोमेंट नानो मेरे पहले दिए हुए कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है,
जिस पर मैं अचानक से वायलेंटली ब्लड स्प्यू करने लगता हूँ। ये देखकर बाकी लोग कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आखिर अभी क्या हुआ है। असल में नानो मेरे कमांड को एग्जीक्यूट करते हुए मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को सिवियरली डैमेज कर देता है, जिससे मैक्सिमम ब्लड बैकफ्लो होने लगता है। उस मोमेंट मुझे सच में लगने लगता है कि मैं मरने वाला हूँ और मैं मन ही मन नानो को क्रेजी कहने लगता हूँ। फिर मैं कल्ट लीडर की ब्लड लाइन से हूँ, इसलिए अगर मेरी डेथ हो जाती है तो सिचुएशन काफी ट्रबलसम हो सकती है, जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर लाई हुआ मायोंग रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। नानो मुझे बताता है कि वह ऑर्गन्स की सेल्फ रिपेयर शुरू कर सकता है और ब्लड लेवल भी इंक्रीज कर सकता है, लेकिन मैं उसे कहता हूँ कि अभी नहीं, थोड़ा और वेट करे। नानो तुरंत नियर डेथ वार्निंग इशू कर देता है। इसी बीच ली हुआ मायोंग चेक करता है कि आखिर मेरी इंटरनल पावर किस लेवल की है जो मैं इतने समय तक टिक पाया, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वह कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने क्लियर होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी इंटरनल पावर नहीं है। मतलब मैंने ये फर्स्ट स्टेज एग्जाम सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर पास किया है। ये देखकर वह गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि मुझे तुरंत इन्फर्मरी ले जाया जाए, जिस पर मैं जल्दी से नानो को क्वाइटली हील करने का ऑर्डर दे देता हूँ। लाए हुआ मयोंग अंदर ही अंदर सोचता है कि मेरी विल पावर सच में बहुत पावरफुल है। अगर मैं इलेजिटिमेट ना होता तो शायद वह मुझे अपना डिसाइपल बना लेता। वहीं दूसरी तरफ यप मांग भी ये सुनकर इंटरेस्टेड हो जाता है कि मैंने सिर्फ विल पावर से ये एग्जाम एंड्योर किया है, जिस पर ली हुआ मयोंग उसे सार्कास्टिकली कहता है कि वह वापस अपने किसी कोने में जाकर शराब पीता रहे, जिस पर दोनों के बीच पावरफुल किलिंग इंटेंट फैलने लगता है। लेकिन यप मांग उससे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वह मुड़कर वहां से चला जाता है। जाते जाते वह कहता है कि आजकल के किड्स में बिल्कुल भी विल पावर नहीं है, जो इतनी सी साउंड वेवज से कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन वह इलेजिटिमेट सन उसे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके बाद सीन इन्फर्मरी में शिफ्ट होता है, जहां मैं बेड पर लेटा हुआ होता हूँ। डॉक्टर बेक ने अपनी लाइफ में ऐसा पेशेंट कभी नहीं देखा होता जिसने सिर्फ इंटरनल इंजरीज की वजह से इतना ब्लड वॉमिट किया हो, जिस पर वह मेरा पल्स चेक करने के लिए अपना हैंड बढ़ाता है। उधर मैं सीक्रेटली उसकी तरफ ग्लांस करता हूँ। असल में नानो ऑलमोस्ट मेरी सारी इंटरनल इंजरीज हील कर चुका होता है इससे पहले कि मैं इन्फर्मरी तक पहुंचता। हालांकि अभी भी थोड़ा पेन फील हो रहा होता है, लेकिन ट्रीटमेंट खत्म होने तक मुझे इसे एंड्योर करना पड़ता है। पल्स चेक करते हुए डॉक्टर बेक कंफर्म करता है कि मेरी इंटरनल इंजरीज सच में सिवियर थीं। अब वह मेरे ट्रीटमेंट के लिए एक्यूपंक्चर यूज करने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक इन्फर्मरी का डोर जोर से किक करके खोल दिया जाता है, जिस पर यप मांग बिल्कुल लीजरली अंदाज में इन्फर्मरी के अंदर एंटर करता है। वह अचानक ऑमिनस आवाज में पूछता है कि मैं सोने का नाटक क्यों कर रहा हूँ, जिस पर वह सिर्फ इंटरनल पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरे पूरे बॉडी को हवा में उठा लेता है। उसी समय मेरा बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी ने मुझे वहीं फिक्स कर दिया हो। मैं चाहकर भी बिल्कुल मूव नहीं कर पाता हूँ, जिस पर यप मांग मुझे वार्निंग देता है कि अगर मैं ऐसे ही सोने का नाटक करता रहा तो वह सीधे मेरे फेस पर अटैक कर देगा। यह सुनते ही मुझे समझ आ जाता है कि मेरा नाटक पकड़ा जा चुका है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, जिस पर वह कैजुअली बताता है कि प्रोटेक्टर लेवल का कोई भी मास्टर सिर्फ किसी की ब्रीदिंग सुनकर उसकी कंडीशन समझ सकता है। इसके बाद वह वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट्स के बारे में बोलते हुए कहता है कि वे सब ग्रीन हॉर्न्स की तरह हैं, जिनके पास सिर्फ अपीयरेंस है, लेकिन उनमें से एक भी डिसेंट इंसान नहीं है। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है कि हालांकि मैं थोड़ा डिसेंट जरूर हूं, लेकिन मैंने भी एग्जाम सिर्फ विल पावर से पास नहीं किया है। इसी बीच डॉक्टर बेक उसे रिमाइंड कराता है कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम मेरा ट्रीटमेंट करना है। तभी मैं अचानक जोर से कफ करता हूं और मेरे मुंह से फिर से ब्लड निकल आता है। यह देखकर यप मांग नोटिस करता है कि मेरी कॉम्प्लेक्शन सच में बहुत खराब है, जिसके बाद वो अपना हैंड मेरे बॉडी पर रखता है। उसी मोमेंट मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई वार्म करंट मेरे बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा हो और धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी रिस्टोर होने लगती है। फिर इसके बाद यप मांग सीधे मेन टॉपिक पर आता है। वह मुझे देखकर कहता है, किड, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूँ। यह सुनते ही मैं और डॉक्टर बेक दोनों ही पूरी तरह स्टंट रह जाते हैं। उसी दौरान येप मंग अपने वाइन के बॉटल से 2 और बड़े गल्प्स लेता है, जिस पर मैं उससे पूछता हूँ कि क्या उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन वह कहता है कि डीमन पाथ में लगभग हर कोई मुझे जानता है। मैं फिर उससे कहता हूँ कि अगर उसने मुझे डिसाइपल बना लिया तो 6 मेजर सेक्स के लोग उससे नफरत करने लगेंगे। यह सुनकर यप मांग जोर से हंसने लगता है और कहता है कि यह कितना रिडिकुलस है। अगर यह प्रोटेक्टर किसी को डिसाइपल बनाना चाहता है तो बाकी लोग आखिर कर ही क्या सकते हैं। यह मेरे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ यह एक ट्रैप भी हो सकता है। यप मांग मेरे फेस को देखकर समझ जाता है कि मैं उस पर काफी सस्पिशियस हूँ, जिस पर वह कहता है कि मेरी लाइफ को देखते हुए ऐसा होना अंडरस्टैंडेबल है। इसके बाद वह कहता है कि वह मुझे एक टेम्पटिंग प्रपोजल देने वाला है, और यह कहते हुए वह मेरे बेडसाइड पर एक पेपर पटक देता है। फिर वह कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मैं बाकी लोगों से पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि भले ही मैंने फर्स्ट स्टेज एग्जाम विल पावर से सर्वाइव कर लिया हो, लेकिन बिना इंटरनल पावर के मैं सेकंड स्टेज एग्जाम कैसे पास करूंगा। इसके बाद वह मुझे याद दिलाता है कि अगर मैं 14 डेज तक इन्फर्मरी में पड़ा रहा
तो मैं बाकी सभी लोगों से बहुत पीछे हो जाऊंगा। असल में नैनो मुझे तुरंत हील कर सकता है, लेकिन अगर मैं अभी तुरंत ठीक हो जाता हूं तो लोगों को सस्पिशन हो सकता है, इसलिए मुझे अभी कुछ समय यहाँ रुकना ही पड़ेगा। बाकी कई लोगों को भी इंटरनल इंजरीज हुई थी, लेकिन वे लोग इंटरनल एनर्जी सर्कुलेट करके खुद को हील कर सकते हैं, इसलिए उन्हें इन्फर्मरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब मुझे समझ आता है कि यहाँ सिर्फ मैं ही पेशेंट क्यों हूँ, क्योंकि मुझे तो इंटरनल एनर्जी सर्कुलेट करना आता ही नहीं है। तबीयत अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मुझे एक इंपॉर्टेंट बात याद आती है। जो लोग फर्स्ट स्टेज एग्जाम पास करते हैं उन्हें डीमन ड्रैगन ऑर्ब मिलता है और साथ ही सीक्रेट मैनुअल लाइब्रेरी के फर्स्ट फ्लोर को यूज करने की परमिशन भी मिलती है। लेकिन एकेडमी की सीक्रेट मैनुअल लाइब्रेरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी फ्रीली जा सके। हर स्टेज एग्जाम पास करने के बाद सिर्फ एक बार लाइब्रेरी यूज करने की परमिशन मिलती है, और वह भी सिर्फ 1 आवर के लिए, और अंदर किसी भी मैनुअल को कॉपी करना कंप्लीटली फॉरबिडन होता है। इसका मतलब है कि जो भी सीखना है वह सब मेमोराइज करना पड़ता है। लेकिन 1 आवर में कोई भी इंसान मैक्सिमम 2 बुक्स ही याद कर सकता है। लेकिन मेरे लिए यह सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि नानो की स्कैनिंग एबिलिटी की मदद से मैं 1 आवर के अंदर लगभग 100 बुक्स स्कैन कर सकता हूँ। मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एकेडमी में आने से पहले ही बाकी सभी लोग अपने अपने सेक्स के मार्शल आर्ट सीख चुके होते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि 6 मेजर सेक्स के थ्रेट से सर्वाइव करने के लिए क्या मुझे राइट प्रोटेक्टर का डिसाइपल बन जाना चाहिए। फिर मैं अपने बेड साइड पर रखे उस पेपर को देखता हूँ और पूछता हूँ कि क्या ये इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक है, जिस पर येप मंग कहता है कि मेरा गेस बिल्कुल सही है। वह बताता है कि अगर मैं उसका डिसाइपल बन जाता हूँ तो वह मुझे तुरंत इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक सिखाना शुरू कर देगा। ये सुनते ही मैं धीरे धीरे बेड से उठता हूँ, फिर मैं थोड़ा शेकी होकर जमीन पर नील कर जाता हूँ और फिर मैं रिस्पेक्ट के साथ कहता हूँ कि मैं राइट प्रोटेक्टर को अपना मास्टर मानता हूँ। कृपया इस डिसाइपल का बो एक्सेप्ट कीजिए। जिस पर येप मांग मुझे तुरंत उठाकर खड़ा कर देता है। वह कहता है कि चियन फैमिली की ब्लड लाइन को कल्ट लीडर के अलावा किसी के सामने 3 बोज और 9 काउटाउ करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद वह कहता है कि जब वह अगली बार आएगा तब तक मुझे इस इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक को मेमोराइज कर लेना चाहिए। फिर वह जाने लगता है और जाते जाते डॉक्टर बेक से कहता है कि उसके डिसिप्लिन का अच्छे से ख्याल रखा जाए। जिस पर मैं और डॉक्टर बेक दोनों ही कुछ देर तक उसकी बैग को देखते रहते हैं और हम दोनों ही थोड़े स्पीचलेस रह जाते हैं। अब नैनो के बाद राइट प्रोटेक्टर की हेल्प भी मुझे मिल चुकी है। ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास लगातार स्पेशल अपॉर्चुनिटीज अपीयर हो रही हैं। जिस एकेडमी में हर तरफ एनिमीज मौजूद हैं, वहां पहली बार कोई मेरे साइड में खड़ा हुआ है। इसी बीच सीन एकेडमी के ग्रैंड ट्रेनिंग ग्राउंड में शिफ्ट होता है, जहां फर्स्ट स्टेज एग्जाम पास करने वाले सभी स्टूडेंट्स इंटरनल पावर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी एकेडमी का हेड इंस्ट्रक्टर रिपोर्ट देता है कि इस बार टोटल 415 पीपल एग्जाम पास कर पाए हैं, जो पिछले जनरेशन से लगभग 200 कम है। जिस पर कोई कहता है कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि एल्डर हयांग की म्यूजिकल टेक्निक इस बार बहुत एक्सेसिव थी। कुछ एलिमिनेट हुए लोग इससे डिसैटिस्फाइड भी होते हैं, लेकिन तुरंत ऑर्डर दिया जाता है कि जो भी रेजिस्ट करे उसे सप्रेस करके डीमन पाथ से एक्सपेल कर दिया जाए, क्योंकि यही वीक लोगों की फेट होती है। फिर बताया जाता है कि फर्स्ट स्टेज एग्जाम पास करने वालों में कई लोग काफी कैपेबल भी हैं, क्योंकि एल्डर हयांग की साउंड वेव्स में उसकी हाफ पावर इन्फ्यूज थी, लेकिन फिर भी वे लोग अनअफेक्टेड रहे। इसका मतलब है कि उन्होंने कम से कम 60 इयर्स की इंटरनल पावर कल्टीवेट कर रखी है। जिस पर कहा जाता है कि इस बार सक्सेसर बैटल काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगले दिन एकेडमी सभी स्टूडेंट्स को ब्रॉन्ज बैजेस डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कल्ट के लोअर वॉरियर्स को सिंबलाइज करते हैं। फिर एकेडमी का डायरेक्टर सभी को एक इंपॉर्टेंट रूल बताता है। वह कहता है कि एकेडमी के अंदर किसी भी इंस्ट्रक्टर को येस या नो में आंसर देना अलाउड नहीं है, यहां तक कि उसे भी नहीं। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जिस पर वह बताता है कि यहां सिर्फ एक ही आंसर दिया जा सकता है, और वह है डीमन पाथ। यह सुनते ही सभी स्टूडेंट्स एक साथ जोर से रिप्लाई करते हैं, डीमन पाथ। इसके बाद ग्रुप्स डिवाइड करने की प्रोसेस शुरू होती है। उधर इन्फर्मरी में डॉक्टर बेक ट्रीटमेंट के लिए सारी मटेरियल्स प्रिपेयर कर चुका होता है, और अब ऑफिशियली मेरा ट्रीटमेंट शुरू होने वाला होता है। तभी नैनो सडनली अलर्ट देता है कि कोई एक्सटर्नल सोर्स शार्प आयरन नीडल्स से मेरे बॉडी को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, और वह इमरजेंसी डिफेंस मोड एक्टिवेट करने लगता है। यह सुनते ही मैं तुरंत उसे रोक देता हूं और कहता हूं कि रुक जाओ। मैं उससे कहता हूं कि क्या वह ट्रीटमेंट और अटैक के बीच डिफरेंस नहीं समझ सकता। खुशकिस्मती से इमरजेंसी डिफेंस मोड सही समय पर स्टॉप हो जाता है। फिर मैं नैनो को समझाता हूं कि फ्यूचर में हर उस चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है जिसे मैं वॉलंटरीली एक्सेप्ट कर रहा हूं। एक्यूपंक्चर सेशन के बाद मुझे फील होता है कि मेरा स्टोमक थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है। इसके बाद नानो मुझे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिस्ट करके समझाता है। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक और आइडिया आता है। मैं नानो से पूछता हूं कि क्या वह मुझे पहले हील कर सकता है, लेकिन जब डॉक्टर मेरा पल्स चेक करे तो उसे पता न चले। जिस पर नानो जवाब देता है कि एग्जामिनेशन के दौरान वह पल्स को फ्रीली ऑल्टर कर सकता है। यह सुनकर मैं समझ जाता हूं कि अब मेरे पास टाइम है ताकि मैं राइट प्रोटेक्टर से इंटरनल कल्टीवेशन सीख सकूं। फिर मैं नानो से कहता हूं कि फिलहाल ट्रीटमेंट जारी रहने दे। उसी समय एकेडमी में
ग्रुप्स ऑलरेडी असाइन हो चुके होते हैं और नेक्स्ट एग्जाम एक्सप्लेन किया जा रहा होता है। बताया जाता है कि सेकंड स्टेज एग्जाम में पार्टिसिपेट करके अल्टीमेट वॉरियर बनने के लिए बेसिक टैक्टिक्स और कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज से फेमिलियर होना जरूरी है और इसके लिए स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 21 डेज का टाइम होगा। यह सुनकर साफ समझ आता है कि ऑर्डिनरी लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 3 हफ्ते बाद होने वाली कंपटीशन में टोटल 20 ग्रुप्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 ग्रुप्स ही अगले स्टेज तक एडवांस कर पाएंगे। इसके बाद इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि कल से उनके सामने खड़े इंस्ट्रक्टर्स उन्हें बहुत काइंडली टैक्टिक्स और कॉम्बैट स्ट्रैटेजीज सिखाने वाले हैं। सब लोग उस सीन को याद करते हैं जब रेसिस्ट करने वालों को बेहोश करके घसीटते हुए ले जाया गया था, जिस पर उन्हें सोचकर ही डर लगने लगता है और उनके बॉडीज हल्के से ट्रम्बल करने लगते हैं। इसके बाद डिसमिसल अनाउंस किया जाता है, जिस पर सभी लोग धीरे धीरे वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन उसी समय ग्रुप 8 का चोंग वुगिम वहीं खड़ा रह जाता है। वह इंस्ट्रक्टर के पास आकर कहता है कि उनके ग्रुप का स्टूडेंट नंबर 7 इन्फर्मरी में गया हुआ है। वह नहीं चाहता कि ग्रुप एग्जाम के दौरान सिर्फ एक मिसिंग मेंबर की वजह से पूरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाए, इसलिए वह चाहता है कि जो भी बातें आज सुनाई गई हैं वे स्टूडेंट नंबर 7 को भी बता दी जाएं। इसके बाद वह मन ही मन सोचता है कि अगर वह लो लाइफ उसके साथ सेम ग्रुप में आया है तो वह पर्सनली उसके लिम्स क्रश कर देगा, जिस पर इंस्ट्रक्टर उसके एटीट्यूड की तारीफ करता है। वह कहता है कि लगता है चोंग वुगिम पहले ही ग्रुप एग्जाम के एसेंस को समझ चुका है। फिर इंस्ट्रक्टर कहता है कि वह स्टूडेंट नंबर 3 की ओपिनियन को सीरियसली कंसिडर करेगा और खुद इन्फर्मरी जाकर स्टूडेंट नंबर 7 को सारी जानकारी दे देगा। यह सुनकर चियान कहता है कि वह खुद जाकर उसे बता सकता है, इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंस्ट्रक्टर तुरंत उसे रोक देता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है कि स्टूडेंट्स एकेडमी में फ्रीली एंटर और लीव कर सकते हैं, भले ही वह खुद को डीमन सब्जुगेशन सेक्स का सक्सेसर कैंडिडेट क्यों न कहे। यहाँ ये सब नहीं चलेगा, जिस पर चियान कहता है कि ठीक है, फिर ये काम इंस्ट्रक्टर को ही करना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह सोचता है कि जब वह स्टूडेंट वापस अपने क्वार्टर्स में लौटेगा तब वह एक्शन लेगा और तब वह उसे इतना अनबियरेबल पेन देगा कि वह डेथ के लिए बेक करने लगेगा। उधर इंस्ट्रक्टर यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि मुझे अभी और 14 डेज तक ट्रीटमेंट की जरूरत है। वह मन ही मन उम्मीद करता है कि उसके रिस्पॉन्सिबल ग्रुप को सिर्फ एक स्टूडेंट की वजह से एलिमिनेट न होना पड़े। इस समय मैं इन्फर्मरी में ऑलरेडी सो रहा होता हूँ, जिस पर इंस्ट्रक्टर डिसाइड करता है कि वह कल फिर से आएगा। अगली सुबह बहुत जल्दी एक ब्लैक शैडो मेरे रूम के बाहर दिखाई देती है, जो आते ही डोर को जोर से किक करके खोल देती है। दरवाजा खुलते ही येप मैंग जोर से हंसता है और कहता है कि तुम्हारा मास्टर आ चुका है। इसके बाद वह एक लंबा वाइन बर्ब छोड़ता है। फिर वह पूछता है कि क्या मैं अपने मास्टर को ग्रीट नहीं करूंगा, जिस पर मैं ऑकवर्ड तरीके से उठकर अपने मास्टर को ग्रीट करता हूं। फिर वह मुझसे पूछता है कि क्या मैंने कल दिया हुआ इंटरनल कल्टीवेशन टेक्निक मेमोराइज कर लिया है। सौभाग्य से मैंने नानो की हेल्प से वह टेक्निक पहले ही ट्रांसफर करवा ली थी। असल में येप मैंग बस मुझे प्रोवोक करने के लिए ऐसा बिहेव कर रहा था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीरियस इंजरी के बाद भी मैं इतनी जल्दी उस टेक्निक को मेमोराइज कर लूंगा। मैं उससे पूछता हूं कि वह इतनी सुबह यहाँ क्यों आया है, जिस पर येप मैंग बताता है कि उसके पास मुझे सिखाने के लिए सिर्फ 14 डेज का टाइम है, क्योंकि जब मैं वापस डॉर्मेट्री में लौट जाऊंगा तब एकेडमी के अंदर उससे बार बार मिलना काफी मुश्किल हो जाएगा। इस समय एकेडमी की सिक्योरिटी भी थोड़ी लैक्स होती है, इसलिए ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि एकेडमी के रूल्स के अनुसार इंस्ट्रक्टर्स के अलावा किसी और से मार्शल आर्ट सीखना कंप्लीटली फॉरबिडन है। पहले मुझे लगता था कि मास्टर काफी अनरीजनेबल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वह मेरे बारे में काफी कंसिडरेट भी है। इसके बाद वह कहता है कि अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है और ट्रेनिंग तुरंत शुरू करनी चाहिए। वह मुझे जल्दी से टर्न होकर फ्लोर पर बैठने के लिए कहता है। फिर येप मैंग भी मेरे पीछे बैठ जाता है और अगले ही मोमेंट वह अपना हैंड मेरे बैक पर रख देता है। असल में वह डायरेक्टली कल्टीवेशन टेक्निक की एनर्जी सर्कुलेशन मेथड को मेरे बॉडी में इन्फ्यूज करने वाला होता है। मैंने इस तरह की मेथड के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, जिस पर वह बताता है कि यह एक ब्रिलियंट मेथड है जिसे उसके मास्टर ने क्रिएट किया था। फिर वह मुझे वार्न करता है कि मुझे अपने टीथ टाइटली क्लेंच करके रखना होगा, क्योंकि अगर मेरी स्क्रीम गार्ड वॉरियर्स का अटेंशन अट्रैक्ट कर लेती है तो यह सब यहीं खत्म हो जाएगा। अगले ही मोमेंट एक एक्सट्रीमली प्रोफाउंड इंटरनल पावर मेरे बॉडी में फ्लो करने लगती है। तब नानो डिटेक्ट करता है कि एक इनविजिबल एनर्जी मेरे बॉडी में गेट ऑफ लाइफ एक्यूपॉइंट के थ्रू एंटर कर रही है। नानो तुरंत बिल्ट इन डेटा को क्वेरी करके एनालिसिस शुरू कर देता है, जिस पर नानो बताता है कि यह एनर्जी स्पेसिफिक एक्यूपॉइंट्स के थ्रू रिपीटेडली सर्कुलेट कर रही है, जिसे चेचाई कहा जा सकता है। मुझे पता है कि मास्टर अपनी पावरफुल इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके मेरे ब्लॉक्ड एक्यूपॉइंट्स को फोर्सिबली ओपन कर रहा है, लेकिन यह प्रोसेस इतना पेनफुल है कि मैं उस पेन को मुश्किल से एंड्योर कर पा रहा हूँ।
उधर मास्टर भी अंदर ही अंदर वंडर करता है कि क्या मैंने सच में कभी प्रैक्टिस नहीं की है। फिर वह सोचता है कि अगर ऐसा है तो फिर मेरे 14 मेरिडियंस इतनी आसानी से इंटरनल एनर्जी सर्कुलेट कैसे कर पा रहे हैं। सिर्फ मेरिडियंस ही नहीं बल्कि मेरे मसल्स भी टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट हैं। फिर उसके मन में डाउट आता है कि शायद कल्ट लीडर ने सीक्रेटली इंटरवीन किया होगा, क्योंकि 7 लेडीज में से जिस लेडी को वह सबसे ज्यादा लव करता है वह लेडी का है और मैं उसी से बॉर्न हुआ हूँ, इसलिए शायद उसने सीक्रेटली मेरी हेल्प की होगी। इसके बाद मास्टर डिसाइड करता है कि मेरी क्वालिफिकेशन के साथ सिर्फ 60 डेज के अंदर मेरे डांटियन में इंटरनल पावर जनरेट हो सकती है। इसी समय एकेडमी के स्टूडेंट क्वार्टर्स में सभी ग्रुप्स लीडर पोजीशन के लिए compete कर रहे होते हैं, जिस पर बॉयज डीमन सेक्स का यंग मास्टर अनएक्सपेक्टेडली हेवन सीकिंग सेक्ट के एक मेंबर से डिफीट हो जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि यहाँ कोई स्टेटस डिस्टिंक्शन नहीं है। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ स्ट्रांग लोग वीक को प्रे की तरह ट्रीट करते हैं, जिस पर वह लाउडली अनाउंस करता है कि सिंस उसने फाइट जीत ली है इसलिए अब बेग जी ग्रुप 12 का लीडर होगा। उधर मास्टर आखिरकार एनर्जी सर्कुलेशन मेथड को पूरी तरह इन्फ्यूज कर देता है। ये मेथड खास तौर पर मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि मुझे इंटरनल पावर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। फिर मास्टर कहता है कि मेरा मेन गोल सिर्फ इतना है कि 60 डेज के अंदर मेरे डांटियन में इंटरनल पावर जनरेट हो जाए। मैं मास्टर के एग्जॉस्टेड फेस को देखकर समझ जाता हूँ कि उसने इस प्रोसेस में काफी इंटरनल पावर कंज्यूम कर ली है, जिस पर मैं सिंसियरली उसे थैंक्स करता हूँ और कहता हूँ कि यह डिसाइपल जरूर सक्सेस होगा। मेरी बात सुनकर मास्टर थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है कि मैंने ऐसी बातें बोल दी जो रेयर होती हैं। फिर वह मुझे इंस्ट्रक्ट करता है कि लिमिटलेस हेवन टेक्निक की ब्रीदिंग मेथड और एनर्जी सर्कुलेशन राउट को लगातार रिफ्लेक्ट और कॉन्टेम्पलेट करता रहूं। इसके बाद वह कहता है कि अब वह जा रहा है और मुझे अपने बॉडी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। वह इस वर्ल्ड का तीसरा पर्सन बन जाता है जिसने मुझे वार्मथ फील करवाई है, जिस पर मैं फर्मली डिसाइड करता हूं कि 60 डेज के अंदर मैं जरूर इंटरनल पावर कल्टीवेट करूंगा। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स ग्रैंड ट्रेनिंग ग्राउंड में गैदर होते हैं। जैसा ली हुयोंग ने एक्सपेक्ट किया था, 6 मेजर सेक्ट्स के यंग मास्टर्स अपने अपने ग्रुप्स के लीडर बन चुके होते हैं। पहले दिन इंस्ट्रक्टर्स क्वार्टर्स में मौजूद नहीं होते क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली उन्हें लीडरशिप के लिए फ्रीली compete करने दिया था। तब ली हुयोंग को अचानक एक एनोमली नोटिस होती है। वह देखता है कि ग्रुप 12 का लीडर कोई अननोन स्टूडेंट नंबर 18 है, जिसने उन ब्लैक नेम प्लेट होल्डर्स को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई है जो फ्यूचर सक्सेसर बन सकते हैं। जिस पर ली हुयोंग सोचता है कि यह स्टूडेंट स्ट्रेंथ और करेज दोनों रखता है। इसके बाद हेड इंस्ट्रक्टर अनाउंस करता है कि आज से लगातार 60 डेज तक ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग होगी। सुबह के टाइम टैक्टिक्स और कॉम्बैट थ्योरी सिखाई जाएगी और दोपहर में इसी ग्रैंड ट्रेनिंग ग्राउंड में फॉर्मेशन ट्रेनिंग कराई जाएगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया जाता है कि वे 5 लाइंस बनाएं और ऑडिटोरियम की तरफ मूव करें। उधर पॉइजन डीमन सेक्स का यंग मास्टर चिन जोंग योंग अभी भी पिछली रात की डिफीट से फ्यूरियस है। तब कोई वॉइस उसे मॉक करते हुए कहती है कि क्या पॉइजन डीमन सेक्ट के पास पॉइजन अटैक्स के अलावा कुछ इंप्रेसिव नहीं है, और उसे लोअर टीयर सेक्ट्स के लिए मीनियल वर्क करने की सलाह दी जाती है। चौंजोंग जो हमेशा से डोमिनेटिंग रहा है, उसने अपनी लाइफ में कभी इतनी ह्यूमिलिएशन फील नहीं की थी। जिस पर वह गुस्से में पूछता है कि हेवन सीकिंग सेक्ट का वह लो लाइफ जिसका नाम बेग जी है वही है ना। फिर वह कहता है कि वह चाहे तो लीडर बनकर मजे ले सकता है, लेकिन वह उसे जरूर रिग्रेट करवाएगा कि वह उसके सेम ग्रुप में क्यों आया। उधर रात के समय ग्रुप 8 के इंस्ट्रक्टर लिम पियोंग फॉर्मेशन ट्रेनिंग के दौरान चियान मुजी की एक्सीलेंट कमांड की तारीफ करता है। फिर वह कैजुअली मेंशन करता है कि स्टूडेंट नंबर 7 को 14 डेज तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा। जिस पर वह कहता है कि अब इस इंस्ट्रक्टर को स्टूडेंट नंबर 7 को आज का लेसन फिर से देने जाना होगा। यह कहते हुए ज्ञान मुजी गुस्से में ग्रुप डॉर्मेटरी का दरवाजा जोर से किक करके खोल देता है। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई देता है। वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि वह आदमी सच में 14 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके हिसाब से यह सब बिल्कुल फेक है। वह सोचता है कि वह जरूर कोई एक्टिंग कर रहा है। यह सोचते ही उसके अंदर गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अपने दांत भींचते हुए मन ही मन सोचता है कि वह कमीन आदमी जिसके पास लोली ब्लड है वह वहां आराम से लेटा हुआ होगा, और यही ख्याल उसे और ज्यादा इरिटेटेड कर देता है। तब से उसके बगल में खड़ा एक लैकी धीरे से एक प्लान सजेस्ट करता है, जिस पर जियान मुजी कुछ देर सोचता है और फिर वह प्लान उसे काफी सही लगता है। उसके चेहरे पर हल्की सी खतरनाक मुस्कान आ जाती है। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है और देखते ही देखते 4 दिन गुजर जाते हैं, और इन 4 दिनों के बाद इन्फर्मरी में आखिरकार एक नया पेशेंट आता है। वह स्टूडेंट ग्रुप 8 का होता है जो रियल सोड ट्रेनिंग के दौरान बुरी तरह घायल हो गया था। उसके शरीर से काफी खून बह रहा था, जिस पर उसका इलाज तुरंत शुरू किया जाता है। थोड़ी देर में ट्रीटमेंट खत्म भी हो जाता है। अच्छी बात यह होती है कि उसके मेरिडियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन घाव काफी गहरा था, इसलिए उसे कम से कम 3 दिन इन्फर्मरी में रहना पड़ेगा। यह सब देखकर डॉक्टर थोड़ा परेशान हो जाता है। वह बड़बड़ाते हुए कहता है कि आखिर मेरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को ही बार बार प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ऐसा लगता है कि इस बार एक्सीडेंट रिपोर्ट बनाना अनअवॉइडेबल हो जाएगा। फिर रात हो जाती है और जैसे ही सब लोग सो जाते हैं, वही इंजर्ड स्टूडेंट
चुपचाप अपनी बेड से उठता है। वह धीरे से डॉक्टर बेक की टेबल के पास जाता है और वहां से उसका स्कैल्पल उठा लेता है, जिस पर वह धीरे से मेरी तरफ बढ़ता है और मन ही मन सोचता है कि पहले वह यह इंश्योर करेगा कि मैं दोबारा कभी चल ना सकूं। फिर वह खुद से कहता है कि वह मजबूर है, इसलिए उसे यह सब करना पड़ रहा है। उधर सुबह होने ही वाली होती है, लेकिन जैसे ही वह मेरे पास आता है अगले ही सेकंड उसके पूरे शरीर में अचानक वायलेंट इलेक्ट्रिक करंट दौड़ जाता है, जिस पर उसका शरीर जोर से कांपने लगता है और कुछ ही पल में वह बेहोश हो जाता है। यह सब बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। कुछ देर बाद जब वह आदमी फिर से अपनी आंखें खोलता है तब वह खुद को पूरी तरह बंधा हुआ पाता है। उसी समय एक हाथ कर्टन को हटाता है और वह मैं होता हूँ। वह मुझे देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि मुझे बहुत सीरियस इंटरनल इंजरीज हुई हैं, लेकिन अब मुझे सामने बिल्कुल ठीक देखकर वह पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। जिस पर मैं उसके सामने एक मिरर पकड़ता हूँ ताकि वह अपना चेहरा देख सके। जैसे ही वह मिरर में देखता है उसे अपना बॉल्ड सिर दिखाई देता है। तब उसे एहसास होता है कि उसके सिर पर एक भी बाल नहीं बचा है। यह देखकर वह बेड पर तड़पने लगता है। वह दर्द और गुस्से में लौटने लगता है, लेकिन उसी समय मैं उसके चेहरे पर जोर से पंच मारता हूँ। फिर मैं उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि तुम्हारा मुंह तो बंद है, फिर भी तुम क्या बड़बड़ा रहे हो। इसके बाद मैं ठंडी आवाज में उससे पूछता हूँ कि क्या उसे लगता है कि मैं इतनी उम्र तक ऐसे ही सरवाइव कर पाया हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि मेरे रास्ते में समय समय पर तुम्हारे जैसे कई असैसिन्स आते रहते हैं जिनकी किलिंग इंटेंट साफ दिखाई देती है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि जब कोई नाइफ से वार करता है तो कितना दर्द होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। जिस पर मैं उसे सख्त आवाज में कहता हूँ कि जल्दी बताओ तुम्हें किसने भेजा है। इसके बाद मैं उसके मुंह से कपड़ा निकाल देता हूँ, लेकिन वह तुरंत कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। असल में उसे पूरा भरोसा होता है कि मैं इन्फर्मरी के अंदर उसे मार नहीं सकता, क्योंकि एकेडमी के रूल्स के मुताबिक ट्रेनिंग या फॉर्मल ड्यूअल के अलावा किसी को हार्म करना मना है। इसलिए वह मुझे घूरते हुए कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। यह सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ कि ठीक है, फिर देखते हैं तुम कब तक चुप रहते हो। फिर मैं उसके मुंह में वापस कपड़ा ठूंस देता हूँ। इसके बाद मैं डॉक्टर बेक के सर्जिकल टूल्स उठाता हूँ। उन्हें देखकर मैं कैजुअली कहता हूँ कि मेरे पुराने क्वार्टर्स में इतनी अच्छी चीजें नहीं थीं। यह देखकर वह आदमी डर से कांपने लगता है, जिस पर मैं उसका एक हाथ पकड़ता हूँ और उसकी उंगलियों को एक एक करके खोलना शुरू करता हूँ। फिर मैं शांत आवाज में कहता हूँ कि थोड़ा दर्द होगा, कोशिश करना सहने की। इसके बाद मैं एक लंबी नीडल उठाता हूँ और उसे उसके फिंगरनेल्स के बीच पूरी तरह घुसा देता हूँ, जिस पर वह आदमी दर्द से जोर से कांपने लगता है। क्योंकि 10 उंगलियां सीधे दिल से कनेक्टेड होती हैं, इसलिए यह दर्द बिल्कुल मजाक नहीं होता। मैं उसे देखकर कहता हूँ कि अब शांत बनने की कोशिश मत करो। कुछ ही देर में मैं उसका एक हाथ पूरा कर देता हूँ, लेकिन वह आदमी इस दौरान 2 बार बेहोश हो चुका होता है। फिर मैं कैजुअली कहता हूँ कि चलो अब दाहिने हाथ की बारी ट्राई करते हैं। यह सुनते ही वह आदमी डर के मारे जोर जोर से सिर हिलाने लगता है, जिस पर मैं उससे पूछता हूँ कि अब बोलने के लिए रेडी हो। फिर मैं कहता हूँ कि अगर पहले ही बोल देते तो इतना दर्द सहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। असल में उसे भी समझ आ चुका होता है कि अगर वह ऐसे ही चुप रहा तो मरने से पहले ही उसका हाल बुरा हो जाएगा। जिस पर मैं सीधे उससे पूछता हूँ कि क्या उसे चियान मुगिम ने भेजा है। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है कि मुझे यह कैसे पता। जिस पर मैं कहता हूँ कि इसके लिए मुझे ग्रुप लीडर चियान मुजिम का शुक्रिया कहना चाहिए। मैं उसे बताता हूँ कि हर सुबह मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर मुझे लेसन देने आता है और उसने मुझे काफी डिटेल में बताया कि मैं किस ग्रुप में हूँ और उस ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन हैं। फिर मैं उसका नाम लेकर कहता हूँ स्टूडेंट नंबर 23 ह्योंग। सही कह रहा हूँ ना, और सही कह रहा हूँ ना। यह सुनकर हाईबोंग पूरी तरह डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर किसने यह रैमर फैलाया कि मैं वीक हूँ। असल में यह लड़का एक मॉन्स्टर है, बस अभी उसके पास इनफ पावर नहीं है, इसलिए उसने अभी तक अपने फैंग्स नहीं दिखाए। डर के मारे हाईबोंग तुरंत कसम खाता है कि वह आज की घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। वह मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं अब और गुस्सा ना करूं, जिस पर मैं अपनी उंगलियों में इंटरनल एनर्जी गैदर करता हूं और उसकी एक्यूपॉइंट सील कर देता हूं। वह यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे बताया गया था कि मेरे पास बिल्कुल भी इंटरनल एनर्जी नहीं है, लेकिन असल में यह लड़का सबको फूल बना चुका था। इसके बाद सुबह होती है और उसी समय येप में फिर से अपने प्रिय डिसाइपल से मिलने आता है। वह मन ही मन सोचता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वह दिन आ जाएगा जब उसे उस बच्चे को वह चीज देनी पड़ेगी। असल में कल सुबह कल्टीवेशन खत्म करने के बाद इस बच्चे ने अपने डैंशन में इंटरनल एनर्जी जनरेट कर ली थी और यह सब सिर्फ 5 दिनों में हुआ था, जबकि नॉर्मली इसमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और अगर किसी के पास टैलेंट ना हो तो 1 महीने में भी सक्सेस नहीं मिलती। लेकिन इस लड़के ने यप मांग की एक्सपेक्टेशंस को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया था, जिस पर वह सोचता है कि अब प्लान बदलना पड़ेगा। इसके बाद वह अपनी जेब से डीमन ड्रैगन ऑर्ब निकालता है। ये वही पिल होती है जिसे सही तरीके से अब्सॉर्ब किया जाए तो यह 20 साल की इंटरनल एनर्जी बढ़ा सकती है, लेकिन उस पिल से बहुत तेज बदबू आ रही होती है। जिस पर मैं सोचता हूं कि अगर मास्टर की पूरी मदद मिले और मेडिसिनल लॉस कम हो जाए तो मुझे पूरे 20 साल की इंटरनल एनर्जी मिल सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो शायद मैं आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा। तब मास्टर की नजर पास में पड़े एक और बेहोश आदमी पर जाती है, जिस पर मैं उसे समझाता हूं कि यह आदमी जानबूझकर घायल हुआ था ताकि यहां आकर मुझे असैसिनेट कर सके।
यह सुनकर मास्टर की भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि डीमन पाथ अकेडमी की इन्फर्मरी में ऐसा करने की हिम्मत करना बहुत बड़ी बात है। वह समझ जाता है कि अगर यह बात बाहर आ गई तो इस आदमी को अकेडमी छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि किसी ने उसे यह काम करने के लिए ऑर्डर दिया था और उसे सपोर्ट करने का वादा भी किया था, जिस पर मैं इशारा करता हूं कि यह सब मेरे ग्रुप के डीमन सब्जुगेशन सेक्ट वाले आदमी का काम है। मास्टर कहता है कि उस फैमिली के ज्यादातर लोग वायलेंट और ट्रबल मेकर होते हैं। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहता है कि किड, तुम्हारी जिंदगी में शायद ही कोई शांत दिन आया हो। जिस पर मैं शांत आवाज में कहता हूं कि कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है। यह सुनकर मास्टर अचानक हायोंग के एक्यू पॉइंट्स फिर से जोर से सील कर देता है। फिर वह मुझे समझाता है कि अगर 1 साल से कम इंटरनल एनर्जी से एक्यू पॉइंट सील किए जाएं तो वह कुछ घंटों में अपने आप खुल जाते हैं, लेकिन अगर किसी को प्रॉपरली सील करना हो तो कम से कम 10 साल की इंटरनल एनर्जी चाहिए होती है। फिर वह मुझसे पूछता है कि क्या मैं समझ गया। इसके बाद वह मुझे जल्दी से डीमन ड्रैगन ऑर्ब निगलने के लिए कहता है, जिस पर मैं पूछता हूं कि क्या इसे सीधे निगला जा सकता है। मास्टर कहता है कि इसे निगलने से पहले अच्छी तरह चबाना होगा ताकि मेडिसिनल इफेक्ट बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब हो सके। मैं उस पिल को देखता हूं और सोचता हूं कि यह दिखने से ही बहुत कड़वी लग रही है, और जैसे ही मैं उसे चबाता हूं तुरंत समझ आ जाता है कि यह कितना भयानक बिटर है। उसका स्वाद इतना कड़वा होता है कि मेरी जीभ सुन्न होने लगती है, और उसका टेस्ट इतना खराब होता है कि मेरा मन करता है कि उसे तुरंत थूक दूं। लेकिन मास्टर तुरंत कहता है कि जल्दी निकल जाओ। इसके बाद वह मुझे क्रॉस लेग्ड बैठने के लिए कहता है और लिमिटलेस हेवन टेक्निक की एनर्जी सर्कुलेशन पोस्चर में आने को कहता है। फिर वह गंभीर आवाज में कहता है, अब मास्टर तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम डीमन ड्रैगन ऑर्ब को प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब कर सको। मैं कहता हूं, आई एम काउंटिंग ऑन यू मास्टर। जिस पर नानो अचानक बोलता है कि उसके सेंसर्स डिटेक्ट कर रहे हैं कि शरीर के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस फ्लो हो रहा है जो एनर्जी को एक्टिवेट करने में मदद करता है। फिर नैनो मुझसे पूछता है कि क्या मैं मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करने और उस सब्सटेंस को अब्सॉर्ब करने की परमिशन देता हूं। यह सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, क्योंकि मुझे पूरी तरह समझ नहीं आता कि नानो क्या कहना चाहता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि शायद इसका मतलब यह है कि यह स्पिरिचुअल मेडिसिन को अब्सॉर्ब करने में मदद करेगा। जिस पर मैं तुरंत कहता हूं, आई एग्री। जिस पर नानो बताता है कि वह अब शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को प्रमोट करना शुरू कर रहा है, और जैसे ही यह प्रोसेस शुरू होता है युकांग यह देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि क्या इस बच्चे के पास कोई इनेट मार्शल बॉडी है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा उस मेडिसिन के इफेक्ट का करीब 80% ही अब्सॉर्ब कर पाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैंने उस मेडिसिन का पूरा इफेक्ट अब्सॉर्ब कर लिया है, जिस पर मुझे भी अपने शरीर के अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगता है। मैं साफ फील करता हूं कि मेरी इंटरनल एनर्जी तेजी से सर्च कर रही है। यह सेंसेशन इतना स्ट्रांग होता है कि युकांग को भी समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण बात नहीं है। जिस पर वह मन ही मन सोचता है कि यह सच में ऐसा डिसाइपल है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके बाद पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत जाता है। धीरे धीरे रात खत्म होती है और सूरज उगने लगता है, और उसी समय मैं आखिरकार उस मेडिसिन को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेता हूं। जिस पर मास्टर मुझसे पूछता है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के बाद कैसा फील हो रहा है। यह प्रोसेस सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि मास्टर के लिए भी काफी टैक्सिंग रहा था। जिस पर मास्टर बताता है कि इस बच्चे की वजह से तुम्हें आधा साइकिल इंटरनल एनर्जी हासिल हुआ है। वह आगे समझाता है कि अगर दूसरे स्टूडेंट्स भी डीमन ड्रैगन ओर का आधा हिस्सा खुद से अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो उसे भी काफी सक्सेसफुल माना जाता है। यह सुनकर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। जिस पर मैं तुरंत मास्टर की तरफ झुककर कहता हूं, थैंक यू मास्टर, प्लीज एक्सेप्ट दिस डिसाइपल्स बाव। यह देखकर येल्प मंग हल्का सा हंसता है और कहता है कि यह सब फेट है। वह आगे कहता है कि उसका फेट मुझे नानो से मिलवाना था। फिर वह नानो को भी धन्यवाद देता है, जिस पर नानो बिल्कुल कोल्ड वॉइस में जवाब देता है कि अपने मास्टर की मदद करना उसके प्रोग्राम में ऑनरेडी कोडेड टास्क है। उसके बाद नानो मुझे याद दिलाता है कि अब इस समय मास्टर को यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर मैं जल्दी से मास्टर को आवाज देकर पूछता हूँ कि क्या मैं उनका यूनिक मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ, जिसे बटरफ्लाई डांस ब्लेड टेक्निक कहा जाता है। यह सुनकर मास्टर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि कल से तुम इसे सीख सकते हो। वह आगे कहता है कि हॉस्पिटल में तुम्हारा जो बाकी समय बचा है उसी में तुम्हें इसे सीखना होगा। फिर वह गंभीर आवाज में कहता है कि किड, तुम्हें बहुत हार्ड ट्रेनिंग के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद सीन बदलता है और सुबह होते ही सभी स्टूडेंट्स ग्रैंड ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं। जिस पर चूजियन हंसने से खुद को रोक नहीं पाता। वह जे यॉन से कहता है कि तुम्हारे प्लान की वजह से वह लोबॉन रैट अब तक अपना मेरिडियन कट करवा चुका होगा और किसी वर्म की तरह जमीन पर टीडीडीडी इश्क रहा होगा। फिर वह गुस्से से कहता है कि उसका पूरा शरीर इचिंग से भरा हुआ है और उसका मन कर रहा है कि उस जमीन पर रेंगने वाले आदमी का चेहरा फाद खील दे। उधर इन्फर्मरी में डॉक्टर बेक जोर जोर से हंस रहा होता है। वह पूछता है कि आखिर एक ही रात में तुम्हारे सारे बाल कैसे गिर गए। यह देखकर बाकी लोग भी हंसने लगते हैं।
लेकिन उस आदमी के बगल में खड़ी थे पर्सन की वजह से वह गुस्सा भी नहीं कर पाता, जिस पर डॉक्टर बेक अपनी हंसी रोकते हुए आंसू पोंछता है और उसके लिए कर्टन खींच देता है। लेकिन तभी उसकी नजर मुझ पर पुड़े देती है, जहां मैं चुपचाप बैठा हुआ होता हूँ। यह देखकर उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि पिछली रात जरूर कुछ हुआ है, लेकिन डीमन पाथ एकेडमी का चीफ फिजिशियन होने के नाते उसका काम सिर्फ बीमारियों का इलाज करना है। उसे बाकी किसी भी चीज के बारे में सवाल पूछने की अनुमति नहीं होती। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं और हायोंग वापस ग्रुप 8 के क्वार्टर्स में लौट आता है। यह देखकर चोंग मुगियाम को काफी अजीब लगता है। वह हैरानी से पूछता है कि तुम्हें तो एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए था, जिस पर हाई बोंग तुरंत जवाब देता है कि मेरी इंटरनल इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस थीं, इसलिए डॉक्टर पूरी रात मेरा इलाज कर रहा था। यह सुनकर चोंग मुगियाम तुरंत शक करने लगता है और कहता है कि डॉक्टर रात में सोता ही नहीं है क्या? फिर वह गुस्से से पूछता है कि कहीं तुम अभी बहाने तो नहीं बना रहे, जिस पर हाई बोंग कहता है कि उसने यंग मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए सुबह जल्दी मूव किया था, लेकिन उस समय डॉक्टर पहले से ही जाग रहा था। यह सुनते ही जियान मुजियान गुस्से से भद्दक उठता है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर एक डॉक्टर के कान कितने शार्प हो सकते हैं। फिर वह उसे गाली देते हुए कहता है कि तुम इतने सिंपल काम भी ठीक से नहीं कर सकते। इसी बीच जावोन यंग मास्टर को थोड़ा शांत रहने के लिए कहता है। फिर वह हाई बोंग से पूछता है कि क्या उसे उस डॉक्टर का नाम पता है, जिस पर हाई बोंग जवाब देता है कि उसका नाम बेक जोंग मयोंग है। यह नाम सुनते ही जावोन तुरंत सोच में पूडीडीडीएच जाता है। उसे याद आता है कि यह वही इंसान होना चाहिए जो मेडिकल डीमन बेक जोंग वू का डिसाइपल है, वही व्यक्ति जो पहले पॉइजन डीमन सेक्ट से आया था लेकिन बाद में मेडिसिन को अपनाकर कल्ट लीडर का चीफ फिजिशियन बन गया। हालांकि वह एक डॉक्टर है, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन डेमन पाथ एकेडमी के टॉप 30 फाइटर्स में आती है। यह सुनकर जावन समझ जाता है कि अगर वह सच में उस व्यक्ति का डिसाइपल है तो उसकी मार्शल आर्ट्स भी बेहद पावरफुल होंगी, जिस पर जियान मुजियान गुस्से से कहता है कि फिर तो इस किड को भेजना पूरी तरह वेस्ट हो गया। फिर वह हाई बोंग को फिर से गाली देता है और कहता है कि अब उससे उम्मीद मत करना कि वह उसके सेक्टी को सपोर्ट करेगा। असल में शुरुआत में चियान मुजियम ही था जिसने हियोंग को यह काम करने के लिए कहा था। उसने वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाए, फिर भी वह उसके वीक सेक्ट को अनकंडीशनल सपोर्ट देगा। लेकिन अगर चान मुगिम अपना वादा निभाता तो हायोंग ने सोचा था कि वह पूरी सच्चाई बता देगा। इसके बाद भी चियान मुजियान गुस्से में अपना टैंट्रम जारी रखता है और वह कहता है कि जब वह गाय यहाँ आएगा तब देखेंगे कि वह अभी भी इतना एरोगेंट रह सकता है या नहीं। इसके बाद चियान मुजियान अचानक हियोंग का हेडबैंड खींचकर उतार देता है और खुद को उसके रिफ्लेक्शन में देखने लगता है। फिर वह उस पर एक और ब्रूटल बीटिंग शुरू कर देता है। हालांकि बाकी लोग भी उसे पसंद नहीं करते, लेकिन चियान फैमिली के पावरफुल ब्लड लाइन की वजह से कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। आखिरकार जब वह उसे पीटते पीटते थक जाता है तब चियान मुजिम उसे जमीन पर ऐसे ही छोड़ कर चला जाता है जैसे कोई बीटन डॉग पडीडीधा हो, जिस पर हाई बोंग जमीन पर पडीधा रोता रहता है और गुस्से में चियान मुजिम और मुझे दोनों को मरने की बद्दुआ देता रहता है। इसी दौरान मैं डॉक्टर बेक से पूछता हूं कि क्या वह मार्शल आर्ट्स भी जानता है या नहीं, जिस पर वह सीधा जवाब देता है कि नहीं, उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उसने सिर्फ मेडिसिन की स्टडी की है। और देखते ही देखते माओ ओवर आ जाता है। इसके बाद 7 दिन बीत जाते हैं और इन 7 दिनों में मैं बटरफ्लाई शैडो फुटवर्क को प्रॉपर फॉर्म के साथ प्रैक्टिस करता रहता हूं, जिस पर मास्टर अब और भी ज्यादा कन्विंस्ड हो जाता है कि मैं 10,000 में एक जीनियस हूं, क्योंकि उसने मुझे बटरफ्लाई शैडो फुटवर्क सिर्फ कुछ ही बार दिखाया था और बस थोड़ा सा मेरा पोस्चर करेक्ट किया था। लेकिन फिर भी मैं उस पोस्चर को परफेक्टली अचीव कर लेता हूं और मेरी मूवमेंट्स भी काफी नेचुरल हो जाती हैं। असल में इसकी वजह नैनो है, जो मास्टर के पोस्चर को स्कैन करके मुझे रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। लेकिन अगर मैं शुरुआत से ही बिल्कुल परफेक्ट करता तो मास्टर को शक हो सकता था, इसलिए मुझे जानबूझकर थोड़ा स्लो प्रोग्रेस दिखाना पुडीडी देता है। इसके बाद मास्टर मुझे बटरफ्लाई डांस ब्लेड टेक्निक के बारे में बताता है। वह कहता है कि इस टेक्निक में कुल 24 फॉर्म्स होते हैं और हर 3 फॉर्म्स मिलकर एक मूव बनाते हैं। लेकिन क्योंकि फाउंडेशन बनाने में ही काफी समय लग गया, इसलिए वह मुझे इन मूव्स को कनेक्ट करना प्रॉपर्ली नहीं सिखा पाया, जिस पर वह खुद भी कहता है कि 7 दिन का समय सच में बहुत कम है। फिर वह कहता है कि तुमने प्रैक्टिस अच्छी की है। इसके बाद वह मुझे बटरफ्लाई डांस ब्लेड टेक्निक के मूव्स और इंटरनल एनर्जी अप्लाई करने का तरीका बताता है। फिर वह कहता है कि वह मुझे पर्सनली और भी सिखाना चाहता था, लेकिन आज आखिरी दिन है। वह आगे कहता है कि तुम्हारी इंटेलिजेंस और कॉम्प्रिहेंशन को देखते हुए तुम्हें बेसिक्स समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगली बार जब हम मिलेंगे तब वह इसे चेक करेगा, जिस पर वह मुझे वार्निंग देता है कि प्रैक्टिस में बिल्कुल स्लैक मत करना। मैं तुरंत झुककर कहता हूं, थैंक यू मास्टर, दिस डिसाइपल विल नॉट डिसअपॉइंट योर एक्सपेक्टेशंस। इसके बाद मास्टर अपनी सोर्ड निकालता है और कहता है कि यह उसकी वाइल्ड डांस ब्लेड है। वह मुझे इसे ध्यान से देखने को कहता है। फिर वह समझाता है कि एक नॉर्मल ब्लेड का वजन करीब 2 से 3 जिन होता है, लेकिन उनके सेक्ट की ट्रेजर्ड वाइल्ड डांस ब्लेड का वजन 1.5 जिन से भी कम है। जिस पर मैं पूछता हूं कि क्या यह बटरफ्लाई डांस ब्लेड टेक्निक की वजह से है। यह सुनकर मास्टर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि तुम सच में काफी क्लेवर हो। फिर वह अचानक एक स्ट्राइक में बेड के लेग पर स्वॉर्ड से वार करता है,
जिस पर बेड का लेग तुरंत कट जाता है। यह देखकर मैं समझ जाता हूँ कि यह ब्लेड सिर्फ हल्की ही नहीं बल्कि बेहद शार्प भी है। मास्टर बताता है कि यह ब्लेड पूरे एक सीजन तक फोर्स की गई थी और इसी वजह से इसे ट्रेजर्ड ब्लेड कहा जाता है, क्योंकि यह शार्प होने के साथ साथ बेहद रिजिलियंट भी है। इसके बाद मास्टर कहता है कि तुम हमेशा से क्यूरियस थे, इसलिए अब वह तुम्हें कुछ दिखाने वाला है। फिर वह कहता है, ध्यान से देखो, और उसी के साथ वह अपनी सोड उठाता है और कहता है कि यह है मास्टर्स बटरफ्लाई डांस ब्लेड टेक्निक। मैं नानो को आवाज देता हूँ, स्कैन के लिए रेडी हो जाओ। स्कैन फिनिश होता है, जिस पर यो मंग आराम से चलते हुए वहां से निकल जाता है। ग्रैंड गार्डियन लियोंग से कहता है, इतने समय तक इस बात को न जानने का नाटक करना सच में आसान नहीं था। जिस पर लियोंग पूछने जैसा लुक देता है तो वह आगे कहता है, जिनके ऑर्डर थे उनके सामने मैं ओबियन न करूं, ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता हूं। इन्फर्मरी को अब अपने ओरिजिनल गार्ड वॉरियर्स वापस मिल जाने चाहिए, लेकिन अभी भी ली वामी योंग को समझ नहीं आता कि 7th यंग मास्टर का इतना ध्यान क्यों रखा जा रहा है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यही फेयर है। क्या इसलिए कि हाथ की हथेली और हाथ की पीठ दोनों ही फ्लैश से बने हैं? जिस पर ग्रैंड गार्डियन उसे याद दिलाता है कि मास्टर के फैसलों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। यह सुनकर लियोंग चुप हो जाता है और उसी मोमेंट ग्रैंड गार्डियन, जो विंड गॉड के नाम से जाना जाता है, पलक झपकते ही बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। फिर भी मन में एक सवाल रह जाता है, सिर्फ 14 दिनों के बाद क्या सच में सब कुछ फेयर हो जाएगा? उधर डॉक्टर बेक मुझे देखकर थोड़ा कंफ्यूज लगता है। वह सोचता है कि यूजुअली इस समय तक मैं उठ चुका होता हूँ, लेकिन आज अभी भी सो रहा हूँ। जिस पर वह खुद से ही बोलता है कि शायद आज मैं ज्यादा थक गया हूँ। आखिरकार यह आराम करने का आखिरी मौका है, इसलिए जितना हो सके उतनी नींद ले लेना ही बेहतर है। उसी दौरान नानो मुझे रिपोर्ट देता है कि यो मैंग के बटरफ्लाई डांस ब्लेड टेक्निक को ऑब्जर्व करने के बाद मसल फाइबर क्वालिटी को 80% तक कन्वर्ट कर दिया गया है और मेरिडियन कन्वर्जन भी 75% तक पहुंच चुका है। कंप्लीट होने का एस्टिमेटेड टाइम लगभग आधा घंटा है। आधा घंटा बीतता है और अचानक डॉक्टर बेक मेरी आवाज से घबराकर जाग जाता है। वह जल्दी से मेरी तरफ दौड़ता है, यह देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। उस समय मेरा पूरा शरीर कांप रहा होता है और मैं अनकंट्रोलेबली उल्टी कर रहा होता हूँ, जिसे देखकर डॉक्टर बेक तुरंत मेरा पल्स चेक करता है। वह हैरान हो जाता है। उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर क्या हो रहा है। जो इंसान अभी कुछ देर पहले आराम से सो रहा था, उसका पल्स अचानक इतना वाइल्ड कैसे हो सकता है? पल्स इतनी तेजी से धड़क रहा है जैसे शरीर अपनी लिमिट से ज्यादा एनर्जी खींच रहा हो। उधर नानो तुरंत बॉडी स्टेबलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर देता है। कन्वर्जन और ट्रांसफर के दौरान बॉडी के अंदर जो एडवर्स रिएक्शन हो रहा है उसे बैलेंस करने की कोशिश चल रही है। डॉक्टर बेक ये सब देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। कुछ सेकंड्स पहले जो हालत बहुत डेंजरस लग रही थी, वह अचानक स्टेबल कैसे हो जाती है? मास्टर ने कभी ऐसी सिचुएशन के बारे में मेंशन नहीं किया था। फिर वह खुद से ही डिसाइड करता है कि अभी उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं है। वह कहता है कि इसे सोने दो, पहले लंच कर लेना बेहतर रहेगा। काफी समय बीतने के बाद मैं धीरे धीरे जागता रहा हूँ। जैसे ही उठता हूँ, मुझे तुरंत महसूस होता है कि मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ पहले से बिल्कुल अलग है। सिर्फ 3 घंटे पहले के मुकाबले अब मेरा हाथ कहीं ज्यादा स्ट्रांग लगता है। जिस पर मैं सोचने लगता हूँ कि मास्टर ने खुद को ट्रेन करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। अगर उन्हें पता चल जाए कि मुझे सिर्फ 3 घंटे में इतना पावरफुल फिजिकल कंडीशन मिल गया है, तो शायद वह शौक से बेहोश ही हो जाएं। मास्टर बिना इंटरनल एनर्जी यूज किए सिर्फ मूव से इतनी पावरफुल विंड प्रेशर क्रिएट कर सकता है। यह सोचकर ही मैं इम्प्रेस्ड हो जाता हूँ। उसी दौरान नानो स्कैन एनालिसिस भी कंप्लीट कर देता है। मैं मन ही मन कहता हूँ, थैंक यू मास्टर, आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया है उसके लिए मैं हमेशा थैंक्सफुल रहूंगा। लेकिन साथ ही मुझे पता है कि डीमन पाथ एकेडमी वापस जाने के बाद सब कुछ आसान नहीं होने वाला। वहां की लाइफ पहले से भी ज्यादा टफ होगी। जिस पर मास्टर की आखिरी बात मेरे दिमाग में गूंजती रहती है, हार मत मानना। यह सुनकर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। लगता है कि इस एकेडमी में कम से कम एक इंसान ऐसा है जो सच में मेरी चिंता करता है। उसी समय नानो मुझे बताता है कि स्कैन मूवमेंट्स का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और कन्वर्जन प्रोसेस पूरी तरह फिनिश होने में लगभग 3 घंटे लगेंगे। असल में अभी जो कुछ भी हुआ वह सब उसी प्रोसेस का रिजल्ट था। मैं उठकर अपने शरीर को मूव करता हूँ और तुरंत महसूस करता हूँ कि सब कुछ पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। फिर मैं बटरफ्लाई डांस ब्लेड टेक्निक का पहला मूव प्रैक्टिस करता हूँ, जिस पर मुझे एहसास होता है कि मेरी मूवमेंट बिल्कुल मास्टर की तरह स्मूथ हो रही है। इसके बाद मैं दूसरा मूव ट्राई करने लगता हूँ। तबीयत अचानक मुझे कुछ अनयूजुअल फील होता है। मेरी सेंसेस तुरंत अलर्ट हो जाती हैं। मुझे साफ महसूस होता है कि कॉरिडोर में कोई मेरी तरफ चलकर आ रहा है, जिस पर मैं खुद से सोचता हूँ कि क्या बॉडी कन्वर्जन के बाद मेरी सेंसेस भी ज्यादा शार्प हो गई हैं। मैं थोड़ा ध्यान से सुनता हूँ। कदमों की आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ कि अब सारी प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद कॉरिडोर में चल रहा इंसान कमरे में एंटर करता है, जिस पर मुझे समझ आता है कि जिसे मैं महसूस कर रहा था वह डॉक्टर बेक ही है। मैं जल्दी से अपना नेम बैज पहन लेता हूँ। डॉक्टर बेक थोड़ा दुखी टोन में कहता है कि पहले से ही इन्फर्मरी में पेशेंट्स नहीं थे और अब मैं भी जा रहा हूँ। अब वह अपनी बोर्डम के साथ क्या करेगा? जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराकर कहता हूँ कि चिंता मत करिए, जल्दी ही बहुत सारे पेशेंट्स आने वाले हैं। मैं आगे कहता हूँ कि इस दौरान आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर डॉक्टर ने यह सब इग्नोर न किया होता कि मैं राइट गार्डियन से मार्शल आर्ट्स सीख रहा हूँ,
तो इन्फर्मरी में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। मैं सिंसियरली कहता हूँ कि आपकी केयर मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर मैं मजाक में कहता हूँ कि जिन पेशेंट्स की आपको ज़रूरत है उन्हें मैं ज़रूर भेजूंगा। उसके बाद मैं इन्फर्मरी से निकलकर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ लौटता हूँ। मेरा शरीर अब पूरी तरह रिकवर हो चुका है, इसलिए मैं फिर से ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर मुझे मेरा इक्विपमेंट देता है और कहता है कि अब ग्रुप में वापस ज्वाइन करो। उसी समय शिनमुगिम मुझे देखकर तिरस्कार से मुस्कुराता है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं इतना डर गया था कि अब जाकर वापस आया हूँ। वह मुझे फिल्थी कहकर इंसल्ट करने ही वाला होता है, लेकिन मैं उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ, जिस पर उसकी बात अधूरी रह जाती है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो चुगिम, बहुत जल्द तुम्हारे साथ प्रॉपर मैच होने वाला है। इसके बाद रियल सोर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू होती है। इंस्ट्रक्टर सबको वार्निंग देता है कि अगर इस दौरान फिर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वह पूरी ताकत से लोगों को डीमन पाथ वैली से एक्सपेल कर देगा। हालांकि चामुजिम एरोगेंट और ब्रूटल नेचर का है, लेकिन फिर भी उसमें सक्सेसर कैंडिडेट जैसी प्रेजेंस साफ दिखाई देती है। इंस्ट्रक्टर यह सोचकर कि मैं गलती न कर दूं, मुझे ऐसी पोजीशन में खड़ा करता है जहां मूवमेंट सबसे कम हो, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। इंस्ट्रक्टर की उम्मीद के उलट मैं ट्रेनिंग के रिदम के साथ परफेक्टली कीप अप कर रहा हूं, जिस पर इंस्ट्रक्टर ऑर्डर देता है कि फॉर्मेशन और पोस्ट्योर मेंटेन रखो। करीब 15 मिनट बाद ही कुछ लोग स्ट्रगल करने लगते हैं। इंस्ट्रक्टर को यह देखकर अजीब लगता है, जो लोग पहले ट्रेनिंग कर चुके हैं वे इतने जल्दी थक क्यों रहे हैं। और दूसरी तरफ मैं, जो इतने समय तक इन्फर्मरी में पड़ा था, अभी भी परफेक्टली फाइन खड़ा हूं। जिस पर वह फॉर्मेशन चेंज का ऑर्डर देता है। चॉनमुगियम पूरी कोशिश से कमांड देता है और ग्रुप को सेमी सर्कल फॉर्मेशन में अरेंज करता है, जैसे किसी एनिमी को सराउंड किया जा रहा हो। फिर कमांड आती है, आधा कदम आगे बढ़ो, इसके बाद बड़े कदमों से मूव करो। मैं कमांड के रिदम के साथ पूरी तरह मैच कर लेता हूं, जिसे देखकर चियानमुगिम अंदर ही अंदर इरिटेट होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि मैं कोई मिस्टेक क्यों नहीं कर रहा। वह मेरे टेंटेड ब्लड लाइन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर से वह काम बनकर क्वाइटली अपने लैकी जॉ ह्यून को बुलाता है। फिर उसे क्वाइटली ऑर्डर देता है कि तीसरे फॉर्मेशन के दौरान वही करो जो उसे बताया गया है। 15 मिनट बाद फॉर्मेशन फिर चेंज होता है। इंस्ट्रक्टर कमांड देता है, शील्ड फॉर्मेशन बनाओ। नानो ने पहले ही मुझे सिमुलेशन वीडियोस दिखा दिए थे, इसलिए मैं इस फॉर्मेशन को आसानी से हैंडल कर लेता हूँ। कुछ ही मोमेंट्स में शील्ड फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कमांड आती है कि रियल सोर्ड्स को शील्ड्स के बीच इंसर्ट करो। उसी समय जावन पीछे से मुझे ध्यान से ऑब्जर्व करता है। उसकी नजर मेरे बॉडी पोस्चर पर टिक जाती है। फिर वह धीरे से अपने पैर से मुझे किक मारने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में यही सोच होती है कि टेंटेड ब्लड लाइन वाले को जमीन पर रेंगना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसका पैर मेरी तरफ आता है, मैं हल्का सा ट्विस्ट करता हूँ और उसकी किक आसानी से डॉज कर लेता हूँ। फिर मैं मुड़कर उसे घूरता हूँ, जिसे देखकर वह खुद भी हैरान हो जाता है कि मैंने उसकी मूवमेंट नोटिस कैसे कर ली। अब जब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है तो वह फुल फोर्स से किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार